वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके साथ न्यू एनिमे रिकैप शेयर करने वाला हूँ। एनिमे की शुरुआत होती है योशिदा से, जो एक सैलीमैन है और अपने सेनपाई गोटो को डेट पर चलने के लिए पूछता है। गोटो उससे मना कर देती है क्योंकि वो पिछले 5 सालों से किसी और को डेट कर रही है। योशिदा शौक में चला जाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने दोस्त हाशिमोटो के साथ बहुत ज्यादा पीता है। घर लौटते वक्त योशिदा एक टीनेज लड़की को एक लैंप पोस्ट के नीचे बैठा हुआ देखता है। योशिदा उससे पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसका नाम सायु है और उसके पास ना तो पैसे हैं, ना कोई जगह जहाँ वो रह सके या ट्रेन बुक कर सके। सायु योशिदा से गुजारिश करती है कि वो उसे अपने घर में रहने दे और बदले में योशिदा उसके साथ सो सकता है। योशिदा बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट से सुनने को, लेकिन फिर भी वो उसे अपने घर में आने देता है क्योंकि बाहर ठंड थी। हालांकि सिर्फ एक रात रहने का वादा करवाता है। रात को जब योशिदा सो रहा होता है तो वो नींद में बोलता है कि उसे एक औरत के हाथ का मिसो सूप खाना है। सायु ये सुन लेती है। अगले दिन जो कि संडे होता है, सायु योशिदा के लिए मिसो सूप बनाती है, उम्मीद में कि वो उसे घर से नहीं निकालेगा। लेकिन योशिदा का दिल नहीं पिघलता तो सायु फिर से अपनी वजन योशिदा को ऑफर करती है। बदले में उससे कुछ दिन और रहने के लिए। इस बात पर योशिदा गुस्सा हो जाता है। वो उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है और पूछता है कि वो कब से घर से दूर है। आईडी कार्ड से पता चलता है कि सायु होकाइडो से है और घर छोड़े हुए उस 6 महीने हो गए हैं। सायु बताती है कि उसे घर में कोई उसे नहीं चाहता, इसलिए उसने अकेले रहने का फैसला किया। योशिदा एक डिलेमा में आ जाता है और उसे कहता है कि अगर वो उसके घर में रहना चाहती है तो घर के काम करेगी, और अगर कभी भी कोई इंडिसिडेंट बात या हरकत की तो वो उसे तुरंत घर से निकाल देगा। सायु खुशी खुशी ये शर्त मान लेती है। कुछ दिन बीत चुके हैं। योशिदा के ऑफिस में उसके दोस्त उससे कहते हैं कि एक अफवाह चल रही है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि आजकल वो काफी अच्छा काम कर रहा है और सही से प्रेस किए हुए कपड़े पहनने रहा है। योशिदा उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ जब गोटो ने उससे रिजेक्ट किया था। हाशिमोटो पूछता है क्या उसने चेक किया कि कहीं सायु का कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है। योशिदा कंफर्म करता है कि उसने ऑनलाइन चेक किया था, पर वहाँ उसके बारे में कोई न्यूज नहीं थी। घर पर योशिदा नोटिस करता है कि सायु की कमर दर्द कर रही है और वो हमेशा अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है। इसलिए उस दिन योशिदा और सायु कपड़े और एक फूटॉन खरीदने के लिए शॉपिंग पर जाते हैं। सायु बहुत खुश होती है। उसने योशिदा को बताया कि जिस पिछले घर में वो रहती थी वहाँ किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा जैसे योशिदा रखता था। योशिदा को गुस्सा आता है कि सायु उसे एक लो लाइफ कहते हुए अच्छा मान रही है। इसका जवाब देते हुए योशिदा कहता है कि वो अच्छा नहीं है, बस वो लोग खराब हैं। अगले दिन ऑफिस में योशिदा अपनी जूनियर मिशिमा से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसने जो कोड डाला था उसने बग्स था और प्रोजेक्ट का डेडलाइन आज था। अगर उन्होंने काम पूरा नहीं किया तो हो सकता है कि योशिदा को प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए क्योंकि वो मिशिमा का इंचार्ज है। ये सुनकर मिशिमा वादा करती है कि वो देर रात तक काम करेगी ताकि ऐसा ना हो। रात होती है और जैसे उसने वादा किया था मिशिमा ने फाइनली बग को ठीक कर दिया। योशिदा भी उसे सपोर्ट करने वहाँ था और उसके लिए खाना लाया था। मिशिमा बहुत खुश होती है। क्यूरियोसिटी से मिशिमा योशिदा से अफवाह के बारे में पूछती है। योशिदा क्लैरिफाई करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड होने वाली अफवाह झूठ है। उसने मिशिमा को बताया कि गोटो सेंपाई ने उससे रिजेक्ट कर दिया था। मिशिमा थोड़ी सरप्राइज होती है पर खुश होती है ये जानकर कि योशिदा सेंपाई की लाइफ में कोई नहीं है। घर पर सायु गुस्सा में होती है क्योंकि योशिदा देर से आता है और खाना ठंडा हो गया होता है। योशिदा माफी मांगता है और बताता है कि उसे प्रोजेक्ट डेडलाइन से डील करना पड़ा। सायु उसे तसल्ली देती है कि वो बस मजाक कर रही थी और असली में उससे गुस्सा नहीं है। योशिदा देखता है कि सायु के पास कोई सेल फोन नहीं है और इमरजेंसी के केस में उसे अपनी बात कैसे बताना पाएगा। अगले दिन योशिदा अपने दोस्त के साथ सेल फोन शॉप जाता है। वो बहुत ध्यान से सायु के टेस्ट के हिसाब से सही कलर का फोन ढूंढ रहा होता है। उसका दोस्त पूछता है क्या योशिदा को सायु पसंद है। योशिदा जवाब देता है कि उसे छोटी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ बड़ी चक्स वाली औरत पसंद है जैसे गोटो सेनपाई। हाशिमोटो योशिदा को बोलता है कि उसे सायु के साथ सीधी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए क्योंकि बाद में उसे लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। योशिदा मान लेता है कि वो इस बात से वाकिफ है। ऑफिस
ऑफिस में कोटो सेंसेई योशिदा को डिनर पर जाने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। योशिदा थोड़ा नर्वस होता है। रात को जब वो डिनर कर रहे होते हैं, योशिदा पूछता है कि उसने डिनर के लिए क्यों बुलाया, क्योंकि ये थोड़ा अजीब है कि ऐसा इंसान के साथ डिनर पर जाना जिसने आपको रिजेक्ट किया हो। कोटो योशिदा से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे वो डेट कर रहा है। जवाब में योशिदा क्लैरिफाई करता है कि ऐसा कोई नहीं है। कोटो कहती है कि उसने पिछले 5 सालों से योशिदा को देखा है और कभी उसे इतनी रेगुलरली अपनी दाढ़ी शेव करते हुए, रोज आयरन किए हुए कपड़े पहने हुए और काम खत्म होते ही घर जाते हुए नहीं देखा। कोटो पूछती है क्या योशिदा और मिशिमा डेट कर रहे हैं, क्योंकि उसने उन्हें आजकल काफी साथ में देखा है। योशिदा क्लैरिफाई करता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। कोटो कहती है तो फिर ठीक है। फिर योशिदा पूछता है क्या बस यही बात पूछनी थी। कोटो जवाब देती है हाँ। योशिदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। घर पर योशिदा फिर से देर से आने के लिए माफी मांगता है और सायु को वो सेल फोन देता है जो उसने खरीदा था। सायु बहुत खुश होती है। अगले दिन ऑफिस में मिशिमा योशिदा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक मूवी देखने चलेगा। योशिदा थोड़ा हेजिटेट होता है, लेकिन उसकी जवाब देने से पहले मिशिमा जल्दी से 2 टिकट बुक कर लेती है। घर पर सायु को योशिदा का मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया होता है कि वो अपने कलीग्स के साथ मूवी देख रहा है। सायु ये सोचने लगती है कि क्या वो कलीग एक लड़की है और अगर योशिदा किसी को डेट करना शुरू कर देता है तो उसे कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। वो इतनी ज्यादा परेशान होती है कि खुद देखने के लिए बाहर निकल जाती है। मिशिमा और योशिदा थिएटर से बाहर आ रहे होते हैं और तभी सायु वहाँ पहुँचती है। उसने मिशिमा को योशिदा को गले लगाते हुए देखा और वो शॉक हो गई। वो तुरंत वहाँ से भाग गई। योशिदा भी सरप्राइज होता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो मिशिमा को दूर कर देता है। जब योशिदा घर आता है तो उसे पता चलता है कि सायु घर पर नहीं है। वो घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। सायु पार्क में एक बेंच पर बैठी होती है। वहाँ उसकी मुलाकात मिशिमा से होती है। दोनों एक ही इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी योशिदा पार्क में पहुँचता है। मिशिमा और सायु दोनों सरप्राइज होते हैं ये जानकर कि वो इंसान जिसके बारे में दोनों बात कर रहे वो योशिदा है। मिशिमा योशिदा से कहती है कि उसे इसका एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। घर पर योशिदा सायु से पूछता है कि वो क्यों चली गई थी। सायु बताती है कि वो थोड़ी इनसिक्योर महसूस कर रही थी क्योंकि उसे डर लगता है कि योशिदा उसे निकाल देगा। जब से वो आई है उसने योशिदा के लिए कुछ भी यूजफुल नहीं किया और अगर योशिदा किसी को डेट करने शुरू कर देता है तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा। योशिदा उसे तसल्ली देता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सायु को बताता है कि उसके आने के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। पहले जब वो घर आता था तो हमेशा काम और घर के कामों के बारे में सोचता रहता था, लेकिन अब उसके होने की वजह से घर ज्यादा प्रेजेंट हो गया है। ये सुनकर सायु बहुत इमोशनल हो जाती है और योशिदा को गले लगा लेती है। अगले दिन रात को सायु योशिदा से पूछती है कि क्या वो पास वाले कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम कर सकती है। योशिदा बिना किसी दूसरे विचार के मान जाता है। वो कहता है कि ये अच्छा रहेगा क्योंकि इससे उसे फ्रेश हवा मिलेगी और वहाँ कुछ दोस्त भी बना पाएगी। अगले दिन सायु कन्वीनियंस स्टोर में काम करने जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके सीनियर वर्कर आसामी से होती है। दोनों एक ही उम्र के होते हैं इसलिए जल्दी ही बॉन्डिंग हो जाती है। आसामी सायु से कुछ सवाल पूछती है कि वो कहाँ रहती है। उसे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं तो आसामी कहती है कि आज वो सायु के घर आएगी। सायु थोड़ा हिचकिचाते महसूस करती है और बताती है कि वो किसी के साथ रहती है। आसामी थोड़ा शक के लिहाज में पूछती है कौन है वो मेरे लिए भाई जैसा है, वो मेरा ख्याल रखते हैं। सायु ने जवाब दिया। आसामी थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। उसने पूछा भाई जैसा मतलब तुम दोनों रिलेटेड नहीं हो। अब तो मुझे देखना पड़ेगा ये बंदा कौन है। सायु ने योशिदा को आसामी के बारे में मैसेज किया। योशिदा जो अपने ऑफिस में था सरप्राइज हो गया। मिसामी जल्दी से योशिदा के फोन पर झांकती है और पूछती है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। योशिदा थोड़ा पिस्ट हो जाता है और मिशिमा को अपने काम से काम रखने के कहता है। थोड़ी दूर से कोटो सेनपाई देख रही होती है कि मिशिमा और योशिदा बात कर रहे हैं। रात को घर में एंटर करने से पहले योशिदा गहरी सांस लेता है। घर के अंदर आसामी कुछ सवाल पूछती है उनके रिश्ते के बारे में। जवाब में योशिदा कहता है कि वो सायु का बेबीसिटर था और अब जब उसे थोड़ी मदद की जरूरत है तो वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है सेटल होने में। आसामी इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होती। बाद में उन्होंने सायु के बनाए हुए खाने को खाया। खाने के बाद आसामी योशिदा से कहता है कि वो उसे अपने घर छोड़ना चले। योशिदा मान जाता है। जब सायु पूछती है कि क्या वो भी चले तो आसामी कहती है एक सुंदर लड़की को छोड़ने के काम लड़कों का होता है। रास्ते
ऐसे में असामी योशिदा से कहती है कि उसे पता है कि योशिदा सायु और अपने रिश्तों के बारे में झूठ बोल रहा है और वो सच जानना चाहती है। जवाब में योशिदा कहता है, मैं किसी पोजीशन में नहीं तुम्हें कुछ बताने के लिए। अगर सायु तुमसे कुछ छुपाना चाहती है तो तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। असामी इम्प्रेस होती है और कहती है कि वो वाकई में ही सायु के बड़े भाई जैसा भी बिहेव कर रहा है। अगले दिन ऑफिस में जब योशिदा अपने काम खत्म करता है, गोटो सेनपाई उसके पास आती है। वो उससे डिनर पर चलने को कहती है। रेस्टोरेंट में योशिदा रीजन पूछता है। गोटो सेनपाई जवाब देती है, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम और मिशिमा डेट कर रहे हो। योशिदा इस बार थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे ये पूछने के लिए बुलाया। उसने आगे कहा, पहली बात, तुम्हें इस बात की परवाह क्यों है कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ। मुझे रीजन दो वरना मैं जवाब नहीं दूंगा। गोटो सेनपाई हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत लंबे समय से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। योशिदा सरप्राइज होता है और कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम पिछले 5 साल से किसी को डेट कर रही हो। गोटो सेनपाई जवाब देती है कि ये एक झूठ था। योशिदा को यकीन नहीं हो रहा था जो हो रहा है। उसने कहा कि वो उस पर भरोसा नहीं करता। तब गोटो सेनपाई पूछती है कि वो क्या कर सकती है उसे कन्विंस करने के लिए। योशिदा धीरे से कहता है कि गोटो सेनपाई उसके साथ सो जाएं। गोटो सेनपाई शर्माते हुए पूछती है, क्या ठीक रहेगा अगर ये मेरा पहली बार हो। योशिदा जो बियर पी रहा होता है लगभग चौंक जाता है। उसने जल्दी से माफी मांगी और कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर उसने गोटो सेनपाई को बताया कि उसने पहले ही प्रपोज किया था, अब उसकी बारी है प्रपोज करने की। जब वो समझे कि वक्त ठीक है तब उसे पूछना चाहिए। गोटो सेनपाई खुशी से मान जाती हैं। जब गोटो सेनपाई ने योशिदा का सवाल जवाब दिया तब उसने पूछा ऑफिस ने जो लड़की से वो मैसेज कर रहा था उसके बारे में। योशिदा ने उसे सायु के बारे में बताया। घर पर सायु को योशिदा का मैसेज मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि गोटो सेनपाई उससे मिलना घर आ रही हैं। सायु थोड़ा सरप्राइज होती है। 1 घंटे के बाद योशिदा और गोटो सेनपाई घर पहुंचते हैं। सायु थोड़ी नर्वस होती है गोटो सेनपाई से मिलने के लिए। गोटो को पता चलता है कि सायु नर्वस है तो मूड हल्का करने के लिए वो योशिदा को टीस करते हुए कहती है, सायु उम्मीद है योशिदा ने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं की होगी। सायु अब थोड़ा रिलैक्स होकर जवाब देती है, हैरानी की बात है लेकिन नहीं की। जब योशिदा बाथरूम में होता है तो गोटो सेनपाई सायु से कहती है कि योशिदा को थोड़ी देर के लिए कहीं और भेज दो क्योंकि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। सायु बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती है। जब योशिदा बाथरूम से लौटता है सायु उसे कहती है कि वो कुछ अंडे, चिप्स और मिसो लेने चला जाए। योशिदा मान जाता है लेकिन जाने से पहले पूछता है कि क्या सायु गोटो के साथ अकेले ठीक रहेगी। सायु जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जब योशिदा चला जाता है तब गोटो सेनपाई सायु से उसकी उम्र, कब वो घर छोड़कर आई थी और उसके घर कहाँ है के बारे में पूछती है। अब तक सायु कंफर्टेबल थी लेकिन जब गोटो सेनपाई ने पूछा कि वो अपने घर क्यों छोड़ के आई तो सायु बस हो गई और जवाब दिया कि वो ये नहीं बता सकती। गोटो सेनपाई ने उसका जवाब रिस्पेक्ट किया और इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। फिर गोटो सेनपाई पूछती है, तुम कब जाओगी। योशिदा की दोस्त और सायु के लिए एक अजनबी होने के नाते गोटो सेनपाई योशिदा के लिए चिंतित थी। उसने सायु से कहा, तुम जानती हो ना कि एक अननोन हाई स्कूल स्टूडेंट को घर पर रखना योशिदा को जेल पहुंचा सकता है। सायु जवाब देती है, मुझे पता है, मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। गोटो सेनपाई खुश थी कि सायु अपनी सिचुएशन को समझती है। उसने पूछा, योशिदा से पहले तुम कहाँ रही थी। सायु थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बताती है, योशिदा से पहले मैं अपने शरीर अजनबी लोगों को ऑफर करती थी ताकि मुझे रहने के लिए जगह मिल सके। जब उन्हें समझ में आता है कि वो लीगल ट्रबल में आ सकते हैं तो वो मुझे अपने घर से निकाल देते हैं। ये सुनकर गोटो सेनपाई शॉक और सैड हो गई, ये सोचकर कि एक हाई स्कूल लड़की कैसी इस सिचुएशन में पहुंच गई। उसने सायु को गले लगाकर उसे कंफर्ट किया। दोनों बहुत इमोशनल हो गए। जब योशिदा वापस आया तो उसने गोटो सेनपाई को उसके घर तक छोड़ा। गोटो सेनपाई ने योशिदा से कहा कि सायु एक अनस्टेबल लड़की है, उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या चाहती है और अगर उसके इमोशन फूट पड़े तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए उसने योशिदा को एडवाइस दी कि वो उसका ध्यान रखे। योशिदा मान गया और कहा, ये तो प्लान है। जब तक मुझे नहीं लगता कि सायु बिल्कुल तैयार है मैं उससे जाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। अगले दिन सायु अपने काम पर गई और वहाँ उसका आमना सामना यागुची से हो गया। यागुची उन लोगों में से एक था जिनके साथ सायु ने जगह के बदले में सोया था। सायु को यागुची को वापस देखकर डर लग रहा था क्योंकि वो अब स्टोर में काम कर रहा था। यागुची तुरंत सायु को पहचान गया और उसे
ग्रीट किया। उसने कहा कि जब सायु चली गई थी तो वो उससे दोबारा मिलने की उम्मीद कर रहा था। सायु इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पाई। तभी असामी रूम में आई और यागुची को काम करने के लिए बोला। काम के बाद जब सायु घर जा रही थी तो फिर से उसका सामना यागुची से हो गया। भले ही वो पहले जा चुका था लेकिन वो उसका इंतजार कर रहा था। सायु बात नहीं करना चाहती थी इसलिए वो वहाँ से निकलती है, लेकिन यागुची ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो उस घर चले जहाँ वो अब रहती है। सायु ने उसे कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती और उसे छोड़ देने को कहा। यागुची ने धमकी दी कि अगर वो नहीं गई तो वो मैनेजर और असामी को उसके बारे में सब कुछ बता देगा। सायु डर गई। यागुची ने कहा कि वो सिर्फ बात करना चाहता है और कुछ नहीं। सायु ने पूछा, सच में तुम सिर्फ बात करना चाहते हो, है ना? यागुची ने कहा कि इतने लंबे समय बाद उसे देखकर वो एक्साइटेड हो गया था, इसलिए वो थोड़ी देर बात करना चाहता था। सायु मान गई और उसने योशिदा के अपार्टमेंट ले गई। वहाँ थोड़ी देर बात करने के बाद यागुची ने सायु से कहा कि वो उसके साथ सो जाए, लेकिन सायु ने मना कर दिया। तब यागुची ने उस पर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। सायु डरती थी ये समझकर कि उसने किसी ऐसे इंसान को घर में घुसने दिया। वो हार मानने लगी थी, लेकिन तभी योशिदा आ गया। उसने जो हो रहा था देखा और यागुची को बाहर निकाल दिया और उससे कहा कि वो चला जाए। जाने से पहले यागुची ने योशिदा से कहा कि वो कितना बेकार है। एक हाई स्कूल लड़की उसके घर में रह रही है और उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वो उससे सिर्फ काय के काम करवा रहा है। योशिदा दुखी था सोचकर कि जो लोग सायु को पहले बचा सकते थे उन्होंने उसका गलत फायदा उठाया। वो अपार्टमेंट के अंदर गया और सायु को गले लगाकर कहा, आई एम सॉरी, मैं पहले नहीं आ सका। अगले दिन स्टोर में असामी ने सायु से पूछा कि क्या कल उसके और यागुची के बीच कुछ हुआ था। सायु हैरान थी और उसने असामी से पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है। असामी ने कहा, कल जब तुम गई थी मैंने तुम्हें यागुची के साथ देखा था। मुस्कुराते हुए सायु ने जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। असामी ने सायु की फेक स्माइल देख ली और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो यागुची के पास गई और उससे पूछा। यागुची बिना किसी शर्म के बोल दिया कि वो सायु के अपार्टमेंट गया था और उससे सोने के लिए कहा था। जब उसे मना किया तो थोड़ी जोर जबरदस्ती की। असामी को गुस्सा आ गया और उसने यागुची को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि वो सायु से माफी मांगे। यागुची माफी मांगता है और कहता है कि वो सिर्फ जबरदस्ती करने के लिए सॉरी है, लेकिन सोने के लिए कहने के लिए नहीं। सायु ने उससे पूछा, तुमने असामी को क्यों नहीं बताया कि हम पहले से एक दूसरे के साथ सो चुके हैं? यागुची ने जवाब दिया कि उसने वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा अगर सायु उसे अपने घर आने दे। सायु हंसने लगी क्योंकि जो उसने किया उसके बाद ये सब सुनना अजीब था। सायु अब उतना गुस्सा नहीं थी जितना पहले थी, लेकिन अभी भी उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। सायु को योशिदा का मैसेज मिला, वो ले आएगा। तो काम के बाद सायु और असामी ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। कुछ दिनों से एक कार स्टोर के पास रुक रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं खरीद रहे थे। असामी ने जब सायु को ये बताया तो वो थोड़ा परेशान हो गई। ऑफिस में गोटो सेनपाई और योशिदा को करीब देखकर मिशिमा थोड़ी इरिटेट हो गई थी। हिम्मत करते हुए जब गोटो सेनपाई अकेली थी, मिशिमा ने उसे लंच के लिए इनवाइट किया। गोटो सेनपाई मान गई। लंच के दौरान मिशिमा ने गोटो सेनपाई से पूछा कि क्या वो योशिदा सेनपाई को पसंद करती है या नहीं। गोटो सेनपाई को सच में वो पसंद है, लेकिन वो बस वेट कर रही है कि योशिदा समझे कि वो सायु के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहता है। गोटो सेनपाई योशिदा पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती थी और वो सब्र से रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। मिशिमा उसके जवाब से खुश नहीं थी, इसलिए उसने गोटो सेनपाई पर गुस्सा निकाला क्योंकि वो उस इंसान को जिसे वो प्यार करती है किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी, जो उसे हक से पाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। शाम को मिशिमा योशिदा के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ मूवी देख सकते हैं। योशिदा मना कर देता है क्योंकि आज उसने सायु के साथ डिनर करने का वादा किया था। मिशिमा फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि योशिदा ने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो उसे प्यार करती है, इसलिए उसने डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार कर दिया। योशिदा ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बस हल्का सा स्माइल करता है और मिशिमा चली जाती है। अगले दिन सुबह जब योशिदा और सायु घर साफ कर रहे होते हैं, सायु को योशिदा के स्कूल के दिनों की एक फोटो एल्बम मिलता है। उसमें एक सेनपाई के साथ योशिदा की फोटो देखकर सायु उसका मजाक उड़ाती है कि योशिदा को सिर्फ ओल्डर वुमन ही पसंद आती हैं। योशिदा शेयर करता है कि जब वो उसके साथ रिलेशनशिप में था तो उसके सेनपाई फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसने उससे डंप कर दिया था क्योंकि योशिदा बहुत क्लंची था। उसके सेनपाई को अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान की जरूरत नहीं थी जो इतना नीडी हो। कन्वेंस स्टोर पर वो गाड़ी जो पहले भी आई थी फिर से आई, लेकिन इस बार एक ब्लैक सूट वाला आदमी गाड़ी से बाहर आया। उस आदमी को देखकर सायु नर्वस हो गई। ये देखकर यागुची ने
सायु को कवर किया और जब उस आदमी ने सायु के बारे में पूछा तो यागुची ने कहा कि यहाँ कोई उस नाम का नहीं काम करता। बाद में सायु ने बताया कि वो आदमी उसका भाई था। अपने भाई को अपने लिए ढूंढते हुए देखकर सायु परेशान हो गई, क्योंकि सायु वापस जाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ तब जब वो खुद कंफर्टेबल हो, इस तरह नहीं। सायु को योशिदा का एक मैसेज आता है जो उसे कुछ चीजें खरीदने के लिए कह रहा होता है। शॉपिंग के बाद जब सायु जाने ही वाली होती है तो उसका सामना मिशिमा से हो जाता है। सायु अपने भाई को वहां देखकर मिशिमा के पीछे छुप जाती है, इसलिए दोनों कैरोके चले जाते हैं और वहां सायु ने मिशिमा को सब कुछ बता दिया। योशिदा को सायु का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो मिशिमा के साथ है। कुछ ही देर बाद योशिदा आता है और दोनों घर चलते हैं। मिशिमा को जलन होती है कि और वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि योशिदा जिस तरह सायु को देखता है उस तरह कभी मिशिमा को नहीं देखता। जब मिशिमा का प्यार असली है। घर जाते वक्त सायु एक टेम्पलेट देखती है जिसमें एक समर फेस्टिवल का जिक्र होता है, क्योंकि सायु ने कभी इन फेस्टिवल का अनुभव नहीं किया था। योशिदा उसे वहां ले जाने का फैसला करता है। फेस्टिवल के दिन सायु का खुला गला देखकर योशिदा थोड़ा ब्लश कर जाता है। वहां दोनों ने कॉटन कैंडी खाई और फायरवर्क्स का मजा लिया। ये सायु का पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए वो फायरवर्क्स की खूबसूरती देखकर चकित थी। योशिदा को घबराहट होती है जब वो देखता है कि सायु उसके पास नहीं है, तो वो उसका नाम लेने लगता है। सायु उसके पीछे होती है और वो कहती है कि वो सिर्फ कचरा फेंकने गई थी। योशिदा को पैनिक में देखकर सायु उसका मजाक उड़ाती है और पूछती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने घर वापस ना जाऊं? योशिदा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। अगले सुबह डोरबेल बजती है। योशिदा सोचता है कि शायद कुरियर आया होगा, इसलिए वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजे पर एक जो आदमी था उसने अपने परिचय दिया कि वो ईसा ओगिवारा है, सायु का भाई, और वो सायु को वापस ले जाने आया है। योशिदा और सायु दोनों शौक में थे। इसे बताता है कि उनकी माँ सायु के लिए चिंतित है और उसने इसी से कहा है कि वो सायु को वापस ले आए। बातें करते वक्त इसे रिलीफ था देखकर कि योशिदा ने सायु का अच्छा से ख्याल रखा है, क्योंकि वो देख सकता है कि योशिदा उससे कितना प्यार करता है। सायु और ईसे का एक प्राइवेट बातचीत होती है। सायु का रिक्वेस्ट पर ईसे उसे एक हफ्ते का वक्त देता है ताकि वो अपना फैसला ले सके। आसामी जब योशिदा के घर आती है तो सायु उन्हें अपने घर छोड़कर जाने की वजह बताती है, क्योंकि उसका मानना था कि उन्हें ये जानने का हक है। सायु और उसकी माँ के बीच कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा, इसलिए स्कूल के दिनों में भी सायु अपनी पढ़ाई में कोई एफर्ट नहीं डालती थी और अक्सर अकेली रहती थी। एक दिन छत पर उसकी क्लास में यूको उसके पास आई और पूछा कि क्या वो दोनों दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अक्सर अकेले रहते थे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक रिश्ते की शुरुआत हुई, लेकिन यूको को बुलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक लड़की को वो बास्केटबॉल प्लेयर पसंद था जिसे सायु ने रिजेक्ट कर दिया था। बुली करने वाले कह रहे थे कि वो सायु को नहीं तंग कर सकते क्योंकि वो बेटी और कूल है, जब यूको कम सुंदर है, उदास सी दिखती है, इसलिए उसे तंग करना ज्यादा आसान है। सायु को इस बात का बहुत दुख हुआ, क्योंकि यूको उसकी पहली दोस्त थी और उसके वजह से वो बुलिंग झेल रही थी। सायु ने यूको से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी यूको का बुलिंग रुकता नहीं। सायु ने यूको से कहा कि वो दोनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन यूको अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी। उसने और सहना नहीं हो रहा था। उसका मानना था कि सायु उसकी वजह से हंसना बंद कर चुकी है और एक बदसूरत लड़की जैसे उसे पसंद करना सायु का चार्म खत्म कर रहा था। छत से कूदने से पहले यूकी ने सायु से कहा कि वो अपने हंसी वापस लाए, क्योंकि उस तरह वो ज्यादा कूल लगती है, और फिर यूको कूद गई। जल्द ही मीडिया के लोग सायु के घर के बाहर जमा होने लगे और वो इंसिडेंट्स के बारे में सवाल पूछने चाहते थे। सायु की माँ मीडिया से परेशान होकर उसे पूछती है कि क्या वो यूको को मारने वाली है, क्योंकि अगर ये सुसाइड होता तो मीडिया उन्हें तंग नहीं करती। सायु को बहुत बुरा लगा। वो विश्वास नहीं कर सकती थी कि एक माँ अपनी बेटी से ऐसी बात कैसे कर सकती है, अपनी माँ को ये समझाते हुए कि उसे सायु का इमोशन की कोई परवाह नहीं है थी। सायु ने अपने घर छोड़ दिया। इससे कोई जब ये पता चलता है तो वो सायु के फैसले की इज्जत करता है। उसने सायु को कुछ पैसे दिए ताकि वो जी सके और एक इमरजेंसी के लिए सेल फोन भी दिया, लेकिन जल्दी ही पैसे खत्म हो गए और फोन भी बंद हो गया। जब उसके पास रहने का कोई जगह नहीं था, एक आदमी उसे अपने घर ले गया। सायु को लगा कि वो उसकी मदद अच्छे नियत से कर रहा है, इसलिए वो खुशी से उसके साथ गई। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो आदमी उससे सोने के लिए कहने लगा, और जब सायु के पास रहने की कोई जगह नहीं थी तो उसने हार मान ली और ऐसे ही उसका जीवन चलने लगा जब तक उसकी मुलाकात योशिदा से नहीं हुई। सब लोग इमोशनल हो गए और यकीन नहीं कर पा रहे थे एक छोटी सी लड़की ने इतनी बड़ी मुश्किलें झेली थी। योशिदा अपने कलीग को बताता है कि सायु
अपने घर वापस जा रही है वो थोड़ा सरप्राइज होते हैं क्योंकि ये सब कुछ अचानक हो रहा था, लेकिन उनका भी मानना था कि ये सायु के लिए अच्छा होगा। रात को जब योशिदा घर से जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात ईसे से होती है। ईसा योशिदा को शुक्रिया अदा करता है उसकी बहन का ख्याल रखने के लिए। योशिदा उसे अपने सर उठाने को कहता है। ईसे योशिदा को बताता है कि उनकी माँ सायु को क्यों प्यार नहीं करती। उनके पिताजी जो ओगिवारा फोर्स के प्रेसिडेंट भी थे एक बेवफा आदमी थे। जब उनकी माँ सायु से प्रेग्नेंट थी तब वो किसी और औरत के साथ अफेयर कर रहे थे और उन्होंने सायु की माँ से कहा था कि वो बच्चा गिरा दे, लेकिन सायु की माँ को लगा कि अगर वो सायु को पैदा करेगी तो शायद उसके पति उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने माँ को छोड़ दिया। तब से उनकी माँ सायु को इस बात का जिम्मेदार मानती थी कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। योशिदा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसे बताता है कि माँ बाप से प्यार न मिलने के बाद अब सायु योशिदा को एक पेरेंट फिगर के रूप में देखती है। जाने से पहले ईशे योशिदा का फिर से शुक्रिया अदा करता है सायु का ख्याल रखने के लिए। बैक एट होम सायु ने योशिदा को एक रेसिपी बुक दी जो उसने बनाई थी। ये उसकी मदद करेगी हेल्दी फूड बनाने में और उसे फ्रोजन मील खाने से रोकेगी। योशिदा इसे पाके हैरान है और उसके शुक्रिया अदा करता है। फिर योशिदा उस जगह चला जाता है जहाँ वो और आसामी पहले गए थे। योशिदा ने कभी भी ये नज़ारा नहीं देखा था और वो इसे देखकर चकित हो जाता है। सायु बताती है कि जब योशिदा घर पर नहीं होता तब वो अक्सर छोड़ने का सोचती है क्योंकि वो उसकी मौजूदगी में जाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी नहीं जा सकती। उसने योशिदा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बना लिया है, लेकिन वो समझाती है कि उससे अपने प्रॉब्लम का सामना करना है और अपने घर वापस आने हैं। इस तरह वो सबको ये भी दिखाना चाहती है कि योशिदा से मिलना उसके लिए कितनी अच्छी बात है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में क्योंकि सायु कल जा रही है, हाशिमोतो देख सकता है कि योशिदा कितना परेशान है। मिशिमा सजेस्ट करती है कि सायु के साथ होकाइडो चलने चाहिए, लेकिन योशिदा मना कर देता है क्योंकि उसकी जॉब है। मिशिमा इंसिस्ट करती है कि सिर्फ एक इंसान की वजह से कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। योशिदा नहीं चाहता कि वो बीच में आए और सायु को अपने प्रॉब्लम खुद हैंडल करने दे। काम करते वक्त योशिदा को आसामी का कॉल आता है जिसमें वो सायु की मिसिंग होने की बात बताती है। योशिदा परेशान हो जाता है क्योंकि सायु का फोन भी इनएक्टिव है। वो थोड़ा हेजिटेट है सायु को ढूंढने में क्योंकि उसका सोचना है कि वो घर चली गई है, लेकिन हाशिमोतो गोतो सेंपाई से कहता है कि उन्हें लीव लेने की परमिशन दे। वो अलाउ करती है और योशिदा और हाशिमोतो सायु को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में योशिदा का एक्सप्रेशन देखकर हाशिमोतो नाराज हो जाता है। वो योशिदा से कहता है कि अगर तुम उसे इतना ही केयर करते हो तो होकाइडो जाओ और देखो कि वो ठीक है या नहीं। योशिदा को जवाब देने से पहले गोतो सेंपाई का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सायु उनके अपार्टमेंट के सामने है। सायु योशिदा के साथ घर जाना चाहती है और सरप्राइज देने के लिए ऑफिस आई थी, लेकिन उसके फोन डेड होने की वजह से वो जवाब नहीं दे पाई। योशिदा, गोतो और आसामी सायु के मिसिंग होने पर योशिदा का मजाक उड़ाते हैं। आसामी और गोतो सेंपाई छोड़ने से पहले सायु का शुक्रिया अदा करते हैं। घर पर क्योंकि ये सायु का आखिरी वक्त है वो योशिदा के पास लेटे रहना चाहती है। योशिदा थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन उसे अलाउ करता है। सायु योशिदा से कहती है कि अगर तुम मेरे पिता होते तो शायद मैं अच्छे से बड़ी होती। योशिदा कहता है कि वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर है जो उसे मिला है और वो अपना चेहरा सायु की तरफ कर लेती है और आखिरी मदद के तौर पर वो सायु से कहता है कि वो उसके साथ होकाइडो चले ताकि वो अपनी माँ का सामना करते वक्त ना डरे। सायु बहुत खुश होती है और वो योशिदा को टाइट हग करती है। अगले दिन सायु जाने से पहले आसामी से लास्ट फेयरवेल लेती है। प्लेन में इसे थोड़ा सरप्राइज होता है कि योशिदा उसके साथ आ रहा है, लेकिन उसकी मदद का शुक्रिया अदा करता है। जब वो लैंड करते हैं तो वो एक कार में चढ़ते हैं और सेप्रो की तरफ चलते हैं। योशिदा सरप्राइज है क्योंकि वो वहाँ नहीं रहता, ये उनकी कंपनी है और उसके कुछ काम है। अपने ऑफिस में वो सायु और योशिदा से कहता है कि वो लास्ट टाइम साथ में थोड़ा टाइम बिता लें। कैफे में सायु बताती है कि स्कूल के दिनों में उसे वेकेशन पर जाने की परमिशन नहीं थी और वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने दोस्त के साथ कैफे में वक्त नहीं बिता सकती थी। योशिदा को ये सुनकर दुख होता है। कॉफी पीने के बाद वो इसे के साथ कार में चढ़ते हैं और सायु अपने भाई से कहती है कि उन्हें उसके स्कूल छोड़ दें। वहाँ कुछ ऐसा होता है जो सायु योशिदा को दिखाना चाहती है। योशिदा थोड़ा वरीड है क्योंकि वो ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, लेकिन सायु उसे भरोसा दिलाती है कि इस वक्त कंट्री साइड में आमतौर पर कोई नहीं होता। सीढ़ियों पर चलते हुए सायु योशिदा का हाथ पकड़ती है और रूफटॉप पर चली जाती है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड है तो वो खिड़की से चली जाती है। वो कांप रही है और योशिदा से कहती है कि जल्दी आ जाओ। सायु को फ्लैशबैक आने लगता है
और वो यूको के बारे में सोचकर डर जाती है। वो अपने आप को यूको की मौत का जिम्मेदार समझती है। अगर वो उसकी दोस्त नहीं होती तो वो अभी भी जिंदा होती। योशिदा सायो को तसल्ली देता है और कहता है कि यूको ने तुम्हें दोस्त बनाने का फैसला किया क्योंकि उसने तुम्हें पसंद किया। रोना और अपने आप को दोस्त देना बेकार है। अब से अपने लिए और उसके लिए जीना शुरू करो। इसी तरह तुम मदद कर सकती हो। थोड़ी देर रोने के बाद आसमां की तरफ देखते हुए सायु वादा करती है कि वो यूको की मुस्कुराहट वापस लाएगी जैसे यूको चाहती थी। इस स्कूल आना सायु के लिए अपने डर को ओवरकम करने का जरूरी कदम था। इसके बाद वो घर वापस जाते हैं। सायु 6 महीने बाद घर लौटने पर नर्वस है। जब वो अंदर आती है तो उसकी माँ उसे एक थप्पड़ देती है। योशिदा शौक में है। उसकी माँ सायु से नाराज है क्योंकि वो जाने के बाद जो रूमर फैल गए हैं उनकी वजह से उसके परिवार को जीना मुश्किल हो गया है। इसे अपनी माँ को रोकता है और योशिदा के बारे में बताता है जो सायु का ख्याल रख रहा है। वो योशिदा को गुस्से से देखकर अंदर चली जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। सायु की माँ को उन सब चीजों से नफरत है जो सायु ने फैमिली को कम्युनिकेशन में डाला है और पूरे अजनबी के साथ रहने पर भी। योशिदा को देखते हुए उनकी माँ कहती है क्या वो जानता है उसने क्या क्रिमिनल एक्टिविटी की है। योशिदा कहता है कि वो सही कह रही हैं। सायु गुस्से में आकर अपनी माँ से कहती है कि वो योशिदा के बारे में बुरा मत कहो क्योंकि वो उसे फैमिली की तरह सोचती है। माँ गुस्से में कह रही है कि अगर उसने सायु को जन्म नहीं दिया होता तो वो बेहतर होता। सायु इसे सुनकर डेवास्टेटेड हो जाती है। इसे सायु की माँ से कहता है कि जैसा एक माँ अपने बच्चों को नहीं चुनती वैसे एक बच्चा भी अपने माँ बाप को नहीं चुनता। लेकिन एक पेरेंट का फर्ज होता है अपने बच्चों को तब तक प्रोटेक्ट करना जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। अगर तुम सायु को साइड में फेंकना चाहती हो तो मैं उसका ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। योशिदा घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि वो सायु का ख्याल रखें जब तक वो खुद का संभालने लायक नहीं हो जाती क्योंकि सिर्फ तुम ही सायु की मदद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रखती हो। सायु की माँ शौक में है और सोचती है कि एक अजनबी तो इतने तक जा रहा है। इसे भी घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ से विनती करता है। सायु की माँ रोना शुरू करती है और उन्हें बाहर निकालने के लिए चिल्लाती है। बाहर योशिदा रो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा कि सायु की माँ इतनी नफरत करती है। वो डेवास्टेड है ये सुनकर कि उसकी माँ ने कभी नहीं चाहा कि वो अपने बच्चे को जन्म दे। दोनों इमोशनल हैं और रात को आसमां की तरफ देखते हैं। इसे आता है और कहता है कि उनकी माँ ने एग्री किया है कि वो कंप्लेन नहीं करेगी जब तक सायु हाई स्कूल कंप्लीट करे। इसे योशिदा का शुक्रिया अदा करता है इस बात के लिए कि उसने उनकी माँ के सामने घुटने के बल बैठकर इतना किया क्योंकि एक भाई एक तौर पर उसने कभी ऐसा नहीं किया। योशिदा का ये गेस्चर इतना नेचुरल था कि ये समहाउ उनकी माँ को फ्रस्ट्रेटेड फील करता है कि एक अजनबी इस कदर तक जा सकता है। अब क्योंकि रात हो गई है इसे और सायु योशिदा से कहते हैं कि वो यहाँ रात गुजारे। योशिदा अग्री होता है और इसे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी माँ से बात करना चाहता है। इसे अग्री करता है। योशिदा सायु की माँ से माफी मांगता है और रूड बिहेवियर के लिए। सायु की माँ योशिदा से कहती है कि वो कल अपने घर वापस जाए और सायु के फ्यूचर के लिए वो फेस टू फेस बात करेगी। योशिदा के बाद सायु भी अपनी माँ से बात करनी चाहती है। सायु माफी मांगती है परेशान करने के लिए। सायु की माँ भी अब भी समझ नहीं पा रही थी कि सब कुछ बेहतर से बेहतर हो गया, लेकिन योशिदा ने उसे ये समझने पर मजबूर किया कि वो सिर्फ एक पेरेंट है। वो सायु को हाई स्कूल कंप्लीट करना देने के लिए तैयार है और उसके बाद सायु जो भी करना चाहे कर सकती है। रात को क्योंकि ये सायु का आखिरी वक्त है वो चुपके से आकर योशिदा के बैठे रहने वाले बेड पर चढ़ जाती है। वो उसे गले लगाती है और शुक्रिया अदा करती है पिछले बार के लिए। अगली सुबह एयरपोर्ट पर इसे प्राइवेटली योशिदा से बात करता है। जाने से पहले वो योशिदा का शुक्रिया अदा करता है सायु का ख्याल रखने के लिए और कहता है कि उसकी वजह से सायु आगे बढ़ेगी। योशिदा जाने से पहले सायु इमोशनल होती है और उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसके लिए आएगी। योशिदा मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कहती। योशिदा अपने अपार्टमेंट वापस आता है लेकिन खालीपन उसे इमोशनल बना देता है। वो खुद को डांटता है कि क्यों वो महीने बाद रो रहा है। ऑफिस में गो टू सेंपाई डिनर प्लान करते हैं असीमा और हाशिमोटो के साथ, क्योंकि योशिदो को बताते हैं कि वो काम की वजह से नहीं आ सकते। योशिदा सरप्राइज होता है लेकिन सिचुएशन समझता है। रात को घर जाते वक्त जब योशिदा चल रहा होता है वो एक ही लैंप पोस्ट के नीचे देख हैरान होता है। वहाँ सायु अपने
अपने हाई स्कूल ड्रेस में होती है वो उसके पास जाता है और इमोशनल हो जाता है। वो दोनों उस सीन को रिक्रिएट करते हैं और उसे बताते हैं कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए इतने देर तक रहना खतरनाक है। साइव एक्सप्लेन करती है कि वो अपने घर से दूर है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। छोटी सी मजाक करते हुए वो पूछती है, क्या तुम मुझे अपने घर रहने दे सकते हो? लेकिन हमारी एनिमे की स्टोरी यहीं एंड होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।